नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जापान 1947 के शोवा संविधान द्वारा वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूत्रपात किया है और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप ही जापान की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे और प्रजातंत्र को एक सबलता प्रदान करने के लिए न्यायालयों के ऊपर से न्याय मंत्रालय के प्रभुत्व को समाप्त किया गया और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इस बात की कसौटी है कि उस देश की शासन व्यवस्था में न केवल नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं, बल्कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होने के साथ साथ संविधान की भी सुरक्षा की व्यवस्था है। और जब कभी इस तरह के प्रश्न हैं, विधिक प्रश्न हैं, तो राज व्यवस्था में न्यायपालिका एक मार्गदर्शन का काम करती है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जहाँ तक व्यवस्था है, तो अनेक संविधियों जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, इस सब में अमेरिकी शासन व्यवस्था का एक अलग मुकाम है, स्थान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक पराजित राष्ट्र के रूप में उभरा था, नागासाकी और हिरोशिमा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। एक नए देश के निर्माण की आकांक्षा थी और इस नए देश के निर्माण में अमेरिका के संवैधानिक विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जो नया जापान का संविधान बना, जिसमें कि राजतंत्र के स्थान पर सीमित राजतंत्र को स्थान दिया गया, तो उसमें जो है अमेरिकी विधि विशेषज्ञों का एक अपना स्थान था। तो जब एक नए देश के संविधान का निर्माण हो रहा हो और निर्माण करने वाले लोगों में वो लोग शामिल हो जहाँ खुद की न्याय व्यवस्था बहुत सबल हो, तो उसका एक अपना एक प्रभाव होता है और यही प्रभाव हमें जापान की न्याय व्यवस्था में भी दिखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक जापान और अमेरिका की न्यायपालिका की तुलना का सवाल है, अगर हम उस तुलना को देखें तो उसका एक अलग ही स्तर नज़र आता है। जापान के अंतर्गत न्याय व्यवस्था की एक रूपता है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में भी न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाया गया है। अगर हम समानताएं देखें दोनों देशों की शासन व्यवस्था में, तो जापान के सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अगर हम तुलना देखें तो कुछ समानताएं नज़र आती हैं और कुछ विभिन्नताएं भी नज़र आती हैं। जापान के संविधान के निर्माण में अमेरिकी राजनीतिज्ञों द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी और जापान के सर्वोच्च न्यायालय पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन दोनों में ही कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों देशों में न्यायपालिका को शासन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का दबाव से मुक्त रहते हुए निर्भयता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। दोनों ही देशों में न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके कार्य भी लंबी अवधि रखी गई है और उन्हें महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पदच्युत नहीं किया जा सकता। दोनों देशों में न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और उनके पद को बहुत अधिक सम्मानपूर्ण समझा जाता है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालयों को अपनी कार्यविधि के नियम खुद ही निश्चित करने का अधिकार होता है। देखिए, न्यायपालिका की सबलता का एक तथ्य यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपनी कार्यविधि के नियम जो है वो खुद तय करता है, स्वयं निश्चित करता है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय अपने देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता ये है कि दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय कानूनों, आदेशों, सरकारी नियमों तथा विनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और यदि वे संविधान के प्रतिकूल हों तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। जहाँ तक असमानताओं का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था का मुकाम ऊंचा है और एक अपना एक स्थान है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ कुछ समानताएं हैं, वहीं कुछ असमानताएं भी हैं। जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और किंतु इन नियुक्तियों का अनुमोदन प्रतिनिधि सदन के
चुनाव के समय जनता द्वारा किया जाना आवश्यक है। एक बार अनुमोदन किए जाने के बाद हर 10 साल बाद जनता द्वारा न्यायाधीशों के कार्य पर विचार किया जाता है, और यदि मत देने वाली जनता का बहुमत जो है वो किसी न्यायाधीश के प्रतिकूल हो तो उसे अपदस्थ कर दिया जाता है। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रथा है वो अलग है, क्योंकि अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता के अनुसमर्थन और जनता द्वारा न्यायाधीशों को पदच्युत किए जाने की व्यवस्था नहीं है। जनता जो है वो न्यायाधीशों को पदच्युत नहीं कर सकती, या न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है वो जनता का योगदान नहीं होता है। तो अमेरिका और जापान दोनों ही देशों की न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अलग अलग प्रावधान हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नियुक्ति संबंधी असमानता मौजूद है। दोनों देशों की न्यायपालिका में जो है नियुक्ति के बारे में जो है अलग अलग प्रावधान हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में न्यायाधीश यदि चाहें तो जीवन पर्यंत कार्य कर सकते हैं, आजीवन कार्य कर सकते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जापान में न्यायाधीशों को 70 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है। जापान में सर्वोच्च न्यायालय को केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी तरह से जापान में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का पर्याप्त हाथ रहता है, क्योंकि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा उस सूची में से की जाती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तैयार किया गया है। जापान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार स्पष्ट तौर पर संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है, और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अपनी व्याख्या और प्रथा के आधार पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों में जो है वो अंतर है। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बहुत अधिक शक्तिपूर्ण और साथ ही बहुत अधिक विवादास्पद रही है। हर एक मामले में अधिकांशतः न्यायपालिका ने बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है, चाहे वह नागरिकों की रक्षा हो या फिर संस्थाओं के मध्य आपस में कोई मतभेद हो, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो, सीनेट और कांग्रेस के आपस के संबंध हो। तो बहुत सारे मामलों में जो है प्रतिनिधि सभा और सीनेट के आपसी संबंध हो, या फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका और सीनेट के आपस के संबंध हो, बहुत सारे मामलों में जो है वो न्यायपालिका ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और उनका अपना एक स्थान है, और न्यायपालिका जो है वहाँ के शासन व्यवस्था और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका में हूज जैसे न्यायाधीश बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन जापान में न्यायाधीशों द्वारा इस प्रकार के विचार को नहीं अपनाया गया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जहां न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का बहुत अधिक महत्वाकांक्षी के रूप में प्रयोग किया गया है, वहाँ जापान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में बहुत संयम का परिचय दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही देशों की शासन व्यवस्था में जो है वो मुख्यतः न्यायपालिका के संबंध में हम देखते हैं कि अंतर मौजूद है, और दोनों ही देशों की शासन व्यवस्था में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ विभिन्नताएं भी हैं। दोनों देशों में न्यायपालिका को शासन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और इसी तरह से दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। दोनों देशों में न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा है। पद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका जो है निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसलिए पद की सुरक्षा दोनों ही देशों में दी गई है। दोनों ही देशों में पर्याप्त वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, और उनके पद को बहुत सम्मानपूर्ण भी समझा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों देशों में इसी तरह से कार्यविधि के नियम खुद निर्धारित कर सकती है। अंतिम अपीलीय न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है, वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं दोनों ही देशों में। तो काफ़ी कुछ हम देखते हैं कि समानताएं तो हैं ही, और समानताओं के साथ साथ जो है दोनों ही देशों में विभिन्नताएं भी हैं। सबसे बढ़कर जो हम न्यायपालिका की स्थिति देखें तो दोनों ही देशों में स्थिति के बारे में भी दोनों ही देशों में अलग अलग अंतर है, वो हम देख चुके हैं
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका और जापान की न्यायपालिका में जो है वो अंतर मौजूद है। तो जापान के सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में समानता है और असमानता भी मौजूद है, दोनों महत्वपूर्ण है और हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन दोनों ही देशों के न्यायाधीश निष्पक्षता और संयम से काम करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमेशा ये कहा जाता है कि न्यायपालिका की महत्वपूर्ण स्थिति है और वो बनी भी रहेगी। तो आप जो है इस टॉपिक को तैयार करें और इससे संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में, छोटे बड़े दोनों ही प्रश्न आते हैं। जहाँ भी जिस टॉपिक में समानता और असमानता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो समानताओं और असमानताओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप तैयार रखें और कोई दिक्कत हो तो हम जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और शुभकामनाएं, और पढ़ते भी रहिए क्योंकि आपके लिए हम वीडियो भेजते हैं तो उसको आप निरंतर आप पढ़ते रहें और इसके साथ साथ एक कॉपी में नोट्स भी बनाएं। हाँ, कुछ आपने अगर होमवर्क वगैरह किया हो घर पे गृह कार्य जो आप करते हैं तो उसको भी आप असेसमेंट के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसमें सुधार आपका कर सकें। शुभकामनाएं।